इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लॉस्ट अ डायमंड। ये कहावत सुजुकी किजाशी के लिए परफेक्टली फिट होती है, बिकॉज ये था मारुति का पैशन प्रोजेक्ट जिसने कंपनी को दिया तो सिर्फ लॉस और उसके अलावा एक सीख कि एक और प्रीमियम सेडान इंडिया में उन्हें लॉन्च नहीं करनी है। आज जब सेडान्स एक डाइंग ब्रीड बन चुकी है और सुजुकी किजाशी को आए हुए 15 साल हो चुके हैं, तब इंटरनेट पर इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलने लग गया है और यही थोड़ा प्यार मैं आज आपके साथ बांटने वाला हूँ इस वीडियो में। लेकिन जब ये कार साल 2011 में लॉन्च हुई थी, तब मारुति वॉज अ लिटिल लाइक मैकडोनल्ड्स, जिनका आलू टिक्की बर्गर ज़्यादा इन था। तो सेम ब्रांड अगर 17.5 लाख रुपए की एक CBU सेडान लॉन्च कर दे जो एक प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट में बैठती है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग उसको पसंद नहीं करेंगे एंड लोगों ने भी इसे सोने से नहीं पीतल से तोला था। शुरुआत की से करते हैं। की पर आपको लॉक अनलॉक एंड ये बूट रिलीज़ करने का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर आपको इसमें 3 कलर ऑप्शंस ही मिलते थे, ब्लैक, सिल्वर एंड वाइट। यहाँ पर ब्लैक कलर है और सबसे पहले आगे आपको ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते थे। यहाँ पर नीचे फॉग लैम्प्स थे। यहाँ पर आपको हनीकॉम मैश वाली ग्रिल मिल जाती थी। इसमें आपको ग्लॉसी फिनिश मिलता था जो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि फेड हो गया हो। ऑल्दो इसके हेडलैम्प्स थोड़े फेड होने की कंप्लेंट्स रहती थी लोगों की। यहाँ पर जो साइड प्रोफाइल में देखोगे तो बहुत ही स्पोर्टी डिज़ाइन देखने को मिलता था। आई डोंट थिंक एनी मारुति इन इंडिया हैज़ लुक्ड दिस स्पोर्टी एवर बिफोर। और तो और यहाँ पर आप देखोगे तो आपको 17 इंच के एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते थे जो बहुत ही सही लगते हैं। इसका जो स्टांस है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव करवा देते हैं। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी ठीक ठाक थी। मोस्टली लोगों को इसके साथ ग्राउंड क्लियरेंस के इश्यूज़ नहीं आए थे। यहाँ पर साइड में आप देखोगे तो इंडिकेटर के साथ में आपको क्रोम के इंसर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं और जो ORV में साइज़ अच्छा खासा चंकी ORV हम देखने को मिलता है। यहाँ पर कीलेस एंट्री का ऑप्शन भी मिल जाता था और इसमें आपको कोई सनरूफ वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता था। पीछे से देखोगे तो आपको एक्चुअल में ट्विन एग्जॉस्ट पाइप्स देखने को मिलते हैं। दीज आर नॉट फेक एग्जॉस्ट, दीज आर रियल। और रियर से बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी स्टांस लगता है। जो किजाशी की बैजिंग है ये काफ़ी ज़्यादा एनीमे टाइप है, थोड़ा कार्टूनिश लगती है। दो यहाँ पर आपको सुजुकी की बैजिंग है, ये सुजुकी का लोगो, हाई माउंटेड ब्रेक लाइट है, ये आपका रियर डिफॉगर। एंड आपको मैं बूट खोल के दिखाता हूँ। ओके, सो इसका जो साइज़ था वो इतना था, 461 लीटर्स का। और यहाँ पर आपको हर जगह पर ऑलमोस्ट हुक्स देखने को मिल जाते थे। यहाँ पर बूट लाइट तो थी ही, बट उसके साथ साथ आपको हुक्स यहाँ पर भी देखने को मिल जाते थे और ये वाला हुक आपको इस साइड पर भी देखने को मिल जाएगा। और बहुत ही यूनिफॉर्म स्पेस है। ऑल्दो जो इसका जो लोडिंग लिप है वो थोड़ा हायर साइड पर है और जो बूट ओपनिंग है वो भी थोड़ी हायर साइड पर है, बट इट्स स्टिल अ वेरी बिग ओपनिंग। तो आपकी जो फैमिली का लगेज है उसके अलावा बहुत सारा सामान आ जाता है। एंड एक्स्ट्रा कंफर्ट और यूटिलिटी के लिए आपको ये स्प्लिट फोल्डिंग सीट मिलती आती थी। 60-40 स्प्लिट फोल्डिंग है ये। और आप इसका जो बूट है यहाँ से एक्सेस भी कर सकते थे। मैं आपको अंदर से करके दिखाऊंगा। और अब चलते हैं अंदर। दिस वॉज वन ऑफ द सेफेस्ट मारुतीज़ ऑफ दैट टाइम। इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलते थे। ये SRS साइड एयरबैग वार्निंग, यहाँ पर टायर प्रेशर की इन्फॉर्मेशन। एंड आप डोर पैड देखोगे यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का लेदर मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर कुछ भी फेड नहीं हुआ है, सबकी क्वालिटी अभी भी 15 साल के बाद इंटैक्ट है। यहाँ पर आपको बड़े डोर पॉकेट्स देखने को मिलते थे। ये आपके डोर विंडो स्विचेस वगैरह हो गए, काफ़ी सिंपल है। फ्रंट में आपको दोनों विंडोज़ के लिए ऑटो अप एंड डाउन मिल जाता था। उसके बाद ये जो सीट देखोगे, ये सीट भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, साइज़ में भी काफ़ी बड़ी है। एंड इसमें आपको 8 वे पावर एडजस्टमेंट मिल जाती थी, 3 वे मेमोरी फंक्शन मिल जाता था, लंबार एडजस्टमेंट मिल जाता था। ये जो स्टीयरिंग व्हील है इसमें आपको टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट एडजस्टमेंट दोनों मिल जाता है एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। उसके साथ साथ यहाँ पर आपकी परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन ढूंढना भी काफ़ी आसान है। नाउ इसकी ड्राइवर सीट से आपको काफ़ी स्पोर्टी व्यू मिलता था बाहर का। एंड ये जो स्टीयरिंग व्हील है इसमें आपको ये वॉल्यूम के नॉब्स वगैरह मिल गए, ट्रैक वगैरह मोड वगैरह चेंज करने के लिए, क्रूज़ कंट्रोल सेट करने के लिए, ये आपके ट्रिप एंड डिस्प्ले मीटर के लिए। एंड यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है इस साइड पर, दैट्स इट। और उसके साइड में आपको हेडलैम्प लेवलर वगैरह मिल जाता है। और इस गाड़ी की एक और ख़ासियत थी, यहाँ पर आपको बूट रिलीज़ का ऑप्शन
इस साइड पर मिलता था। एंड एक बार गाड़ी को ऑन करके देखते हैं, और मुझे ये यूएस स्टाइल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही बढ़िया लगता है। और ये देखो इसका 2.4 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन क्या बढ़िया एग्जॉस्ट नोट देता है। गाड़ी के अंदर भी काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है। और यहाँ पर आपको ये 240 के एंड तक देखने को मिल जाता है। इसकी जो सेंट्रल स्क्रीन है वो आई थिंक कॉन्क ऑफ कर गई है, फ़िलहाल काम नहीं कर रही है। इसमें आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता था। यस, यहाँ पर से आप इनको कंट्रोल कर सकते थे बटन्स को। वेंटिलेशन वगैरह का फंक्शन नहीं था। ये आपको सीडी प्लेयर के साथ आता था। एंड यहाँ पर भी आप सॉफ्ट टच मटेरियल देखोगे, जो अब तक यहाँ पर प्लास्टिक है बट इस सब की क्वालिटी अब तक अच्छे से होल्ड करके गई है। ऑल्दो इसकी क्वालिटी ढंग से होल्ड नहीं हुई है। ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है जो थोड़ा फेड अप हो गया है, थोड़ा ख़राब भी हो गया है। यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर्स मिल जाते थे। ये आपके लाइट्स के स्विचेस हैं, ठीक है। उसके अलावा दोनों जो आपके वाइज़र्स हैं उनमें आपको ये लैंप मिल जाता है। और क्या ये साइड में एक्सटेंड करता है या नहीं, लेट्स फाइंड आउट। नो इट डज़ नॉट। यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस मिलती थी। यहाँ पर आप फ़ोन वगैरह रख सकते थे। उसके अलावा एक टाइप ए सॉकेट एंड एक 12 वोल्ट सॉकेट। ये इसका CVT वर्जन है। इसके साथ एक मैनुअल वर्जन भी आता था। यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया डैम्पिंग वाला ये कप होल्डर एनक्लोजर मिलता था। ये देखो खुलता कैसे है। आज भी एक सिंपल मैकेनिज़्म है तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ये आपका मैनुअल हैंड ब्रेक। एंड यहाँ पर आपको फ़ोन रखने के लिए स्टोरेज स्पेस। आपने देखा होगा प्रीमियम कार्स में ऐसा मिलता है। इसके नीचे और ढेर सारी आपको स्टोरेज स्पेस एंड एक 12 वोल्ट सॉकेट मिल जाता है। जो इसका ग्लव बॉक्स है, इसका साइज़ ठीक ठाक है। यहाँ पर अच्छी खासी स्पेस मिल ही जाती है। उसके अलावा ये जो हेडलाइनर है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये फेड नहीं हुआ है एंड दैट शोज़ कि मारुति ने यहाँ पर खर्चा ज़रूर किया था। अब चलो मैं आपको रियर सीट पर लेके चलता हूँ। पीछे की साइड पे आओगे तो जो डोर ओपनिंग है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। एंड अगर आपकी फैमिली में एल्डर्स हैं तो उनको यहाँ पर एंटर करना थोड़ा दिक्कत वाला काम लगेगा। बट ये जो डोर है इसमें आपको ढेर सारी स्पेस मिल जाती है। यहाँ पर आपका पावर विंडो का स्विच, और ये होल्ड करने में, ग्रैब करने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें भी आपको लेदर फिनिश मिलती है। ये आपके क्रोम वाले डोर हैंडल्स हैं। और लेग रूम बहुत ही फिनोमिनल था इस गाड़ी का। ये देखो मेरी हाइट 5'9" है। अंडर थाई सपोर्ट की तो कोई कमी है ही नहीं, प्रॉपर अंडर थाई सपोर्ट है। ये सीट को मैंने अपने हिसाब से भी नहीं, उससे थोड़ा पीछे ही सेट किया हुआ था। आई थिंक 5'11" के ड्राइवर के लिए सेट होगी। तो मेरे लिए फुट स्पेस बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है दोनों साइड पर। यहाँ पर रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको ये लाइट्स मिल जाती हैं। और ये जो हेडरूम है ये भी ठीक ठाक है, इट्स नॉट दैट बैड। यहाँ पर 5'10" तक के लोग आराम से बैठ सकते हैं। उसके बाद शोल्डर रूम अच्छा खासा है। आइसोफिक्स एंकरेजेस इस गाड़ी में आते हैं। ये देखो यहाँ पर ये आइसोफिक्स लगे हुए हैं। और इस सीट को आप ऐसे फोल्ड करके पीछे सामान निकाल भी सकते हो, डाल सकते हो। और अगर आपको इतना भी काम नहीं करना है, और बाय द वे इसके जो एंकरेजेस हैं यहाँ पर ऊपर भी आपको ये एक्स्ट्रा एंकर मिलता है जो यूजुअली गाड़ियों में नहीं मिलता था। ये पार्सल शेल्फ ऐसी नहीं है कि ऑब्वियसली यहाँ पर फीचर्स वगैरह काफ़ी अच्छी हैं, तो क्वालिटी मटेरियल की भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ से आप इसका बूट एक्सेस कर सकते हो। ये देखो यहाँ से कुछ सामान अगर निकालना हो तो आप आराम से निकाल सकते हो। और ये जो आर्मरेस्ट है ये पॉप उतने बढ़िया से नहीं कर रहा जैसे करता होगा नए में, बट कर गया आराम से। यहाँ पर आपको एक कप होल्डर्स मिल जाते हैं एंड 3 पॉइंट सीट बेल्ट सबको ही मिलती हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। एंड यहाँ पर आपको कोट हैंगर वगैरह देखने को मिल जाता है। और ये जो सीट बेल्ट हैं ये भी हाइट एडजस्टेबल हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अ नाइस टच। नाउ लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। सो ये रेड लाइट ग्रीन हो गई है एंड आई एम गोइंग टू लॉन्च इट नाउ।
रबर बैंड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस गाड़ी में। 0 to 100 अंडर 10 सेकेंड तो ये डेफिनेटली आज भी कर लेती है डिस्पाइट बीइंग सो ओल्ड। तो किसी भी गाड़ी से ये पीछे नहीं रहने वाली है। एंड अपने टाइम में तो ये बहुत ही अलग नेक्स्ट लेवल गाड़ी थी। उस टाइम पर तो ये उस टाइम की ऑडी की जो एंट्री लेवल कार्स थी उनसे भी परफॉर्मेंस के मामले में कम्पीट कर सकती थी। साथ में इसमें आपको CVT का ऑप्शन तो मिलता ही है। ये आपके CVT यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स, इसका जो गियर बॉक्स है उसको आप यहाँ से स्लाइड करके मैनुअल मोड में भी डाल सकते हो। किजाशी की ड्राइवर सीट पर आपको बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी फील आती है। इसका जो बॉनेट है, इसके एजेस छोड़ो आपको कुछ भी नहीं दिखता है और यहाँ पर फुल आप एस्टिमेशन से ही गाड़ी चला सकते हो। एंड इसका जो बॉनेट है वो है भी काफ़ी लंबा। एंड ये देखो, अगर ऐसे सिनेरियो में आपको ब्रेकिंग करनी पड़ जाए तो ब्रेकिंग ठीक ठाक है। और रबर बैंड इफेक्ट वो भी बहुत ज़्यादा है। आपने सुना कितना लाउड हो गया ये सब इनके अंदर, जबकि गाड़ी ने स्पीड उतनी पकड़ी नहीं थी, 50 की स्पीड तक ही पहुंची थी। तो वो चीज़ मैनुअल में थोड़ी बेटर कंट्रोल लगती है। बट हाँ, परफॉर्मेंस थोड़ी फील होती है। ऑब्वियसली गाड़ी पुरानी हो गई है, ऑलमोस्ट टिल दी एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल पहुँच ही गई है ये, तो वहाँ पर गाड़ी में आपको थोड़ा पुरानापन फील होता है। अदरवाइज इसमें आपको 180 हॉर्स पावर और 230 न्यूटन मीटर्स के अराउंड टॉर्क मिल जाता है, जो फील भी होता है। नॉर्थ दिल्ली इज़ अ बिट टू क्राउडेड, स्पेशली थोड़ा रश आवर ट्रैफिक वाला टाइम भी है। एंड इंडिया में यू कैन नेवर बी सो श्योर, बिकॉज आप देख ही रहे हो रोड पर क्या हालत है। कोई 1 इंच देने को राज़ी नहीं होता यहाँ पे। एंड कोई भी रॉन्ग साइड आ रहा है। इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। एंड ये सिर्फ एक मीम नहीं है, दिस इज़ द रियलिटी। और जो आप इस गाड़ी में इतना नीचे बैठते हो, उसकी भी आपको आदत लगने के बाद इसको हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है। बट एक चीज़ जो बेकार है वो है इसका हॉर्न। ये हॉर्न इतना कमज़ोर साउंड करता है, कोई इस गाड़ी को रास्ता देने को राज़ी नहीं है। और वैसे भी ये सेडान है, तो सेडान्स को तो एनीवे इन बड़ी SUVs के सामने इंडिया में आजकल कोई कुछ समझता भी नहीं है। तो यहाँ पर अपना रास्ता बनाना ट्रैफिक में खासकर काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस गाड़ी के साथ। बट जैसे ही ओपन रोड मिलता है, हजार RPM की रेड लाइन तक ये आराम से जाती है। और उस टाइम पे ये साउंड भी काफ़ी अच्छा करती है। CVT के साथ इसमें ऐसा लग रहा था कि गाड़ी थोड़ा ज़्यादा ज़ोर लगा रही है और उतना ज़ोर उसके पास है नहीं लगाने के लिए। तो अगर आपने किजाशी की बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर तारीफ़ें सुनी है तो उन पर मत जाना। गाड़ी ओके थी, बहुत स्पेशल नहीं थी, स्पेशली कंपेयर्ड टू ऑल दी अदर D सेगमेंट सेडान्स जो उस टाइम पर आती थी। इसकी राइड क्वालिटी भी काफ़ी एब्जॉर्बेंट थी। ये जो छोटे मोटे रोड पर इम्परफेक्शंस हैं, इनको बहुत आराम से ये फ्लैट कर देती थी। बस इसका जो सस्पेंशन है उसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा सुनने को मिल रही है, मे बी इसलिए क्योंकि ये वाली जो पर्टिकुलर गाड़ी है ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है। इसमें आपको आगे की तरफ मैकफर्सन स्ट्रट्स मिलते थे और पीछे की तरफ आपको मल्टीलिंक सस्पेंशन विद एंटी रोल स्टेबलाइजर बार मिलता था, विच मीन्स कॉर्नर करते समय ये गाड़ी काफ़ी अच्छे से हैंडल होती थी। इसका जो स्टीयरिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया है और इसमें आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन मिलता है। अदरवाइज़ ग्लोबली इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता था, जिसमें ड्राइवर के पास ऑप्शन होता था कि वो इसका जो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है वो स्विच ऑफ कर दे, फ्रंट व्हील ड्राइव में स्विच कर ले, जस्ट टू सेव द फ्यूल। दैट्स अ वेरी थॉटफुल टच, बट ऑब्वियसली इंडिया में आपको वो नहीं मिलता। और हमारे जो फ्रंट व्हील ड्राइव वाले वर्जन्स हैं वो भी हैंडल करने में काफ़ी अच्छे हैं। जस्ट लुक एट द एजिलिटी। 80 की स्पीड पर, 90 की स्पीड पर इसका स्टीयरिंग है, उतना वे अप नहीं होता है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, बट इट्स स्टिल मच बेटर देन द मारुतीज ऑफ दैट टाइम। हाई स्पीड स्टेबिलिटी के मामले में काफ़ी बढ़िया है, बट उस टाइम पर जो गाड़ियाँ बेंचमार्क सेट करती थी वो तो स्कोडा लोरा और फोक्सवागन की जेटा वगैरह जैसी गाड़ियाँ ही थी। एंड स्पीकिंग ऑफ दोज यूरोपियन कार्स, आपने पहले कभी किसी मारुति में यहाँ पर इंडिकेटर नहीं देखा होगा। यहाँ पर इसमें राइट साइड में आपको वाइपर स्टॉक दिया गया है और ये मारुति के दूसरे ग्लोबल मॉडल्स में भी देखा गया है, जैसे इसकी जो मारुति ग्रैंड विटारा थी वहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन मिलता था। बाकी जो हम देसी मॉडल्स देखते हैं उनमें आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी और ये कभी कभी कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट जैसे ही आदत लग जाती है तो ये दिक्कत भी ख़त्म हो जाती है।
सो अगर हाईवेज पर क्रूज़ करना है तो इस कार के साथ यू कैन डू दैट ऑल डे लॉन्ग, बट माइलेज फिर भी इसकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 12 किलोमीटर्स पर लीटर ले सकते हो, स्पेशली ऑन हाईवे। अगर आप सिटी में चला रहे हो तो ये नंबर आप 10 से नीचे ही एक्सपेक्ट करना। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी फ्रूगल कार टू मेंटेन, एंड इस वजह से इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो काफ़ी नॉन मारुति है। उस टाइम पर मारुति सुजुकी की कार्स नोटोरियसली जानी जाती थी बहुत ही ज़्यादा अनसेफ होने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको 6 एयरबैग्स तो दिखा दिए, उसके अलावा आपको यहाँ पर ABS विद EBD तो मिलता ही था एज स्टैंडर्ड। उसके साथ साथ इसमें आपको चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स मिलते थे, आगे की तरफ तो वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिलते थे, यानी ब्रेकिंग का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही बढ़िया आता था इस गाड़ी में। सो यहाँ पर उन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे थे, बिकॉज ये था उनका पैशन प्रोजेक्ट, क्योंकि उनको जाना था एक अलग ही टेरिटरी में, थोड़ी प्रीमियम कार्स वाली में। इवन इनका जो स्पेयर व्हील था वो भी फुल साइज का स्पेयर व्हील था, अनलाइक जो दूसरी मारुतिस में आपको देखने को मिलता है। सो व्हाई डिड मारुति सुजुकी किजाशी फेल? वेल, ये गाड़ी आई थी उस टाइम पर जब नेक्सा शोरूम्स नहीं एग्जिस्ट करते थे, और ये गाड़ी वहीं सेम शोरूम फ्लोर्स पे होती थी जहाँ पर आपको इको, ऑल्टो, डिज़ायर, स्विफ्ट जैसी बजट कार्स देखने को मिलती थी। तो इस कारण से जो ब्रांड इमेज तो ऑब्वियसली बाहर थी, वो तो खास बदल ही नहीं थी, बट शोरूम फ्लोर पर जब लोग इसको लेने जाते थे तो वो भी थोड़े पुट ऑफ हो जाते थे, बिकॉज जो क्लाइंटेल थी वो भी काफ़ी डिफरेंट होती थी फ्रॉम दिस कार्स बायर। और इसके बाद भी मारुति सुजुकी ने इसके अराउंड 200 से 300 मंथली यूनिट्स बेचने का सोचा था, जो बहुत ही कम यूनिट्स हैं, स्पेशली फॉर मारुति सुजुकी, जिनको आदत है एक ही गाड़ी के 20-25 हज़ार यूनिट्स मंथली बेचने के। और भी दूसरे वेरिएबल्स थे जैसे हाई प्राइसिंग, ब्रांड इमेज, और इसकी जो इंटीरियर क्वालिटी थी वो भी इसके राइवल्स से मैच अप नहीं कर पा रही थी। इस कारण से ये गाड़ी उस टाइम पर फेल हो गई, और इसी कार ने मारुति सुजुकी को रियलाइज़ करवाया कि एक प्रीमियम नेक्सा चेन ऑफ डीलरशिप्स की ज़रूरत है, और यही सेम प्रथा और भी ब्रांड्स अपना रहे हैं। अभी रिसेंटली MG ने भी अपनी MG सिलेक्ट करके डीलरशिप्स ओपन करने का डिसीजन लिया है, जहां पर उनकी प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियां देखने को मिलेंगी, स्टार्टिंग विद द MG साइबरस्टर। पर आपको क्या लगता है, अगर ये गाड़ी वापस आई और नेक्सा शोरूम्स के थ्रू बेची गई तो ये काम करेगी? कमेंट करके बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन दबा देना। अगर आपको किसी पर्टिकुलर गाड़ी की ऐसी वीडियो देखनी है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग यू द वीडियो फॉर दैट कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।